कहते हैं कि दिल्ली में सत्ता पर काबिज होना है तो उत्तर प्रदेश को जीतना बेहद जरूरी है। साल 2014 और 2019 दोनों चुनाव में बीजेपी ने उत्तर प्रदेश की 80 सीटों पर शानदार प्रदर्शन किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस बार उत्तर प्रदेश में क्लीन स्वीप करना चाहती है और उसके लिए पार्टी को चाहिए मुसलमानों का वोट। और मुस्लिम मतदाताओं का दिल जीतने के लिए जो रणनीति बनाई है वो है शुक्रिया मोदी भाईजान कैंपेन, जिसकी शुरुआत आज बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा ने की। इस कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष कुंवर बासित अली, राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी समेत कई लोग मौजूद रहे। दरअसल इस अभियान का जो पूरा मकसद है वो है बीजेपी और मुसलमानों के बीच की दूरी को कम करना। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से शुक्रिया मोदी भाईजान कैंपेन की शुरुआत हुई। बीजेपी के प्रदेश में तकरीबन 2000 सम्मेलन कराने की पूरी योजना है। इस कैंपेन का जो टैगलाइन रखा गया है वो है ना दूरी है ना खाई है, मोदी हमारा भाई है। इस अभियान में मुस्लिम महिलाएं प्रधानमंत्री मोदी को शुक्रिया भाईजान कर रही हैं। प्रधानमंत्री मोदी को शुक्रिया कहने वाली ये मुस्लिम महिलाएं मोदी सरकार की योजनाओं की लाभार्थी हैं। प्रदेश में तकरीबन 1.5 करोड़ मुस्लिम महिलाओं को केंद्र सरकार की योजनाओं का फायदा मिल रहा है। बीजेपी खास तौर पर उन मुस्लिम परिवारों को टारगेट कर रही है जो किसी न किसी सरकारी योजना के लाभार्थी हैं। बीजेपी की कोशिश इन्हीं मुस्लिम महिला लाभार्थी के जरिए दूसरी मुस्लिम महिलाओं का वोट पाने की है। सम्मेलन में मुस्लिम महिलाओं को केंद्र की मोदी सरकार की योजनाओं के बारे में बताया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने मिशन 80 का टारगेट तय किया, जिसके तहत क्लीन स्वीप करने की एक रणनीति बनाई गई। इसके मद्देनजर बीजेपी अपने सियासी समीकरण को दुरुस्त करने में जुटी है, जिसके तहत मुस्लिम समुदाय के बीच सेंधमारी का प्लान बनाया है। 2011 की जनगणना के मुताबिक भारत में तकरीबन 17 करोड़ मुस्लिम हैं और मौजूदा वक्त में देश में मुसलमान तकरीबन 20 करोड़ हैं, जिसमें पसमानदा मुसलमान तकरीबन 85%, यानी 15 करोड़ से ज्यादा। मोदी सरकार की आवास और राशन जैसी योजनाओं का फायदा भी पसमानदा मुसलमानों को खूब मिल रहा है। अकेले सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही 3 करोड़ 20 लाख पसमानदा मुसलमान हैं। मुस्लिम समुदाय के बीच पैठ जमाने के लिए बीजेपी कई स्तर पर काम कर रही है। उत्तर प्रदेश में 20% से ज्यादा मुस्लिम आबादी है, जिनका 7 से 8% वोट ही बीजेपी को मिलता है। मुसलमानों का एक जो बड़ा तबका है वो अभी भी बीजेपी से दूर है, जिन्हें पार्टी अपने साथ जोड़ने के लिए तमाम तरह की कोशिशें इस वक्त कर रही है। सभी राज्यों के प्रदेश माननीय मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्रीगण और प्रदेश में जहां हमारी सरकारें नहीं, विपक्ष के नेता उन्होंने अपने क्षेत्रों में प्रदेश की राजधानी में अभियान को आगे बढ़ाने का काम किया। कल हमारे सभी विधायक, सांसद, के वरिष्ठ लोग नीचे बूथों तक इस दीवार लेकर आगे बढ़ाएंगे और निश्चित रूप से हमारी सरकार के जो काम है उन कामों के आधार को जनता के बीच तमाम ऐसी योजनाएं मुस्लिम महिलाओं को मिली है जो आज इतनी बड़ी तादाद में मुस्लिम जो है चल रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री को शुक्रिया मोदी भाईजान कहेंगे। और इतनी महिलाएं जुड़ी हैं अल्पसंख्यक और जिनको लाभ हुए हैं वो आज मोदी भाईजान का शुक्रिया अदा करने के लिए मोदी जी ने 3 तलाक वाला सब कुछ, मतलब इतना ज्यादा हमारी औरतें खुश हैं उनसे कि यहाँ तक आ सकती थी, सब आई हैं। देखिए, बीजेपी लोकसभा चुनाव में प्रचंड जीत के लिए हर तरह से इस वक्त तैयारी कर रही है, चाहे वो बड़े स्तर की हो या फिर छोटे स्तर पर। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए वॉल राइटिंग कैंपेन की शुरुआत की। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिल्ली से लोकसभा चुनाव के लिए दीवार लेखन कार्यक्रम का शुभारंभ किया। अब इसी दौरान उन्होंने पार्टी के चुनाव चिन्ह कमल को दीवार पर पेंट किया। कैंपेन की शुरुआत करते हुए जेपी नड्डा ने कहा कि देश भर में वॉल राइटिंग शुरू हो रहा है और कोशिश यही है कि बीजेपी का एक-एक कार्यकर्ता इस कार्यक्रम से जुड़े। नड्डा ने कहा कि फिर से मोदी सरकार बने, जिससे देश में स्थिरता के साथ विकास भी संभव हो। आज से हमारा देश भर में दीवार लेखन का कार्यक्रम, वॉल राइटिंग का कार्यक्रम आज से प्रारंभ हो रहा है। एक बार फिर से मोदी सरकार इस स्लोगन के साथ देश भर के हर एक बूथ पर वॉल राइटिंग का कार्यक्रम प्रारंभ होगा और हमारा प्रयास है कि भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता
इस दीवार लेखन में अपने आप को आत्मसात करे, जोड़े और इस कार्यक्रम को सफल बनाए। और इस अभियान से जुड़ते हुए मनोहर लाल और इसके साथ ही असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा भी नजर आए। आपको एक बार तस्वीरें दिखा देते हैं। इस कार्यक्रम में अपनी भागीदारी देते हुए इस वक्त हरियाणा के सीएम मनोहर लाल को आप देख रहे हैं और इसके साथ ही असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने भी यहां पर इस अभियान के साथ अपना जुड़ाव दिखाया। ये दो तस्वीरें, पहली तस्वीर हरियाणा के सीएम मनोहर लाल की जो इस अभियान से जुड़ते नजर आए, वहीं दूसरी तस्वीर असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा की। बीजेपी ने एक नए कैंपेन की शुरुआत की है, वॉल राइटिंग अभियान की शुरुआत, और कोशिश बीजेपी की यही कि जितने ज्यादा से ज्यादा कार्यकर्ता हों वो इस अभियान के साथ जुड़े। तीसरी बार सरकार बनाने के इरादे से बीजेपी 24 के चुनावी मैदान में है। प्रधानमंत्री मोदी दक्षिण भारत से चुनावी शंखनाद पहले ही कर चुके हैं। दक्षिण की 131 सीटों को साधने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए साल में दूसरी बार दक्षिण के दौरे पर जा रहे हैं और इस बार भी 2 दिनों का ये दौरा होगा। 16 और 17 जनवरी को मोदी आंध्र प्रदेश और केरल के दौरे पर रहेंगे। बीजेपी ने 2024 के लिए एक बड़ा टारगेट सेट किया है और ये बिना दक्षिण फतेह के नामुमकिन सा दिखता है। ऐसे में जिन राज्यों में बीजेपी आज तक नहीं जीती, वहां की जिम्मेदारी खुद प्रधानमंत्री मोदी ने उठाई है। साल के शुरू होने से के दूसरे दिन ही यानी 2 जनवरी को मोदी तमिलनाडु के दौरे पर थे। 2 जनवरी को ही लक्षद्वीप वो पहुंचे और 3 जनवरी को केरल पहुंचे। इस दौरान उन्होंने तमिलनाडु, लक्षद्वीप और केरल को विकास की सौगात से नवाजा और अब 16 जनवरी को पीएम आंध्र प्रदेश और 17 जनवरी को केरल के दौरे पर रहेंगे। दोनों राज्यों में पीएम मोदी हजारों करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन करने वाले हैं। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी इस बार दक्षिण भारत पर खास तौर से ध्यान दे रही है। दरअसल विपक्ष की मौजूदगी उत्तर की बजाय दक्षिण भारत में ज्यादा है और इसी की काट निकालने के लिए प्रधानमंत्री मोदी साउथ इंडिया के दौरे पर इस वक्त जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी 16 जनवरी को तकरीबन 3 बजे आंध्र प्रदेश पहुंचेंगे। श्री सत्यसाई जिले के पलास समुद्रम में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय सीमा शुल्क, अप्रत्यक्ष कर और नारकोटिक्स एकेडमी के नए परिसर का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री भारतीय राजस्व सेवा यानी सीमा शुल्क और अप्रत्यक्ष कर के 74वें और 75वें बैच के अधिकारी प्रशिक्षुओं के साथ साथ भूटान की रॉयल सिविल सेवा के अधिकारी प्रशिक्षुओं को भी उनके साथ भी वो बातचीत करने वाले हैं। इसके बाद देर रात प्रधानमंत्री मोदी केरल के कोची पहुंचेंगे और कोची के स्टेट हाउस मरीन ड्राइव में रात्रि विश्राम करेंगे। अगले दिन 17 जनवरी की सुबह केरल के गुरुक्यूर मंदिर में पूजा और दर्शन करेंगे और सुबह तकरीबन 10:30 बजे वो त्रिप्रयार के श्री रामास्वामी मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। इसके बाद दोपहर तकरीबन 12 बजे प्रधानमंत्री बंदरगाह, शिपिंग और जलमार्ग क्षेत्र से संबंधित परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। पीएम इन 2 राज्यों को तकरीबन 4000 करोड़ रुपए की सौगात देने वाले हैं। बीजेपी 6 राज्यों के 131 सीटों को जीतने के लिए अलग रणनीति पर काम कर रहे हैं। मोदी इससे पहले 13 जनवरी को केंद्रीय मंत्री मुरुगन के यहाँ पोंगल त्योहार मनाते नजर आए। सेलिब्रेट उन्होंने किया। मोदी इस दौरान अलग अंदाज में ही नजर आए। मोदी दक्षिण भारतीय परिधान लुंगी पहने नजर आए और इससे पहले 25 दिसंबर को पीएम ने केरल के लोगों के बीच क्रिसमस भी मनाया। मोदी की खास नजर जो है वो इस वक्त केरल पर है। जनवरी महीने में ही पीएम केरल दूसरी बार पहुंचने वाले हैं। लेफ्ट और कांग्रेस दोनों के लिए ये खतरे की घंटी इस वक्त मानी जा रही है। वहीं इसी बीच एक और बड़ी खबर मिल रही है, रुक कर लेते हैं। तेलंगाना के संगठन मंत्री बनाए गए चंद्रशेखर अभी राजस्थान बीजेपी के संगठन मंत्री हैं चंद्रशेखर, और अब ये बड़ी जानकारी मिल रही है तेलंगाना से जुड़ी हुई। तेलंगाना के संगठन मंत्री बनाए गए हैं चंद्रशेखर। फिलहाल चंद्रशेखर बीजेपी के संगठन मंत्री हैं राजस्थान के और एक बड़ी जिम्मेदारी चंद्रशेखर को दी गई है। तेलंगाना के संगठन मंत्री चंद्रशेखर बनाए गए हैं। मोदी के मिशन साउथ के बाद बात विपक्ष के निशान की करते हैं, मिशन की करते हैं, जहां एक्शन ड्रामा सब कुछ देखा। बिहार की राजधानी पटना में मकर संक्रांति के मौके पर 4 साल बाद
राबड़ी आवास पर दही चूड़ा भोज का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी लालू यादव और राबड़ी देवी के इस दही चूड़ा भोज में शामिल होने के लिए उनके आवास पहुंचे। लेकिन इस बार के भोज की जो तस्वीरें हैं वो कई मायनों में अलग नजर आ रही है। दरअसल इस बार नीतीश कुमार जब लालू यादव और राबड़ी देवी के घर से निकले तो उनके सिर पर दही का तिलक नहीं नजर आया। इसके साथ ही जिस तरह हर बार लालू यादव, राबड़ी देवी और उनके परिवार के सदस्य विशेष रूप से नीतीश कुमार का स्वागत करने गेट तक आते थे और उन्हें छोड़ने के लिए भी बाहर निकलते थे, इस बार ऐसा भी कुछ नहीं हुआ। 2017 में राबड़ी आवास पर दही चूड़ा भोज के दौरान जिस तरीके से लालू यादव ने खुद नीतीश कुमार के माथे पर दही का तिलक लगाया था, सीएम नीतीश के सिर पर दही का तिलक नहीं होने पर बिहार में सियासी पारा हाई हो गया है। आज के भोज में लालू और नीतीश अगल बगल बैठे हुए जरूर थे। नीतीश दही चूड़ा का आनंद ले रहे हैं, लेकिन एक दूसरे से कोई बात नहीं हो रही। नीतीश कुमार महज 10 से 12 मिनट ही रुके और भोज खा करके वापस लौट गए। यहाँ तक कि अपने आवास से सीएम नीतीश पैदल ही पिछले दरवाजे से राबड़ी आवास पहुंच गए। इन तस्वीरों को देख करके सवाल उठ रहा है कि दही चूड़ा भोज में आखिर ये दूरियां क्यों? क्या है नीतीश कुमार की मजबूरियां? भोज में सीएम नीतीश कुमार के साथ ही जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह और विजय चौधरी भी शामिल हुए थे। सियासी भोज के बीच बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने बड़ी टिप्पणी की है। सीट बंटवारे के सवाल पर तेजस्वी ने कहा कि बिहार में सब हो गया है या नहीं हुआ, इसकी जानकारी हो सकता है आप लोगों को ना हो सकता है सब फैसला हो गया हो। देखिए क्या कहा। असल में जब से महागठबंधन बना है तब से भाजपा जो है घबराई हुई है। जब से आदरणीय लालू जी, मुख्यमंत्री नीतीश जी एक साथ आए हैं और जिस हिसाब से नौकरियां दी जा रही है, जिस हिसाब से आरक्षण बढ़ाया गया, जाति आधारित गणना की गई, स्वयं सहायता समूहों में से लगभग बहुत समूह का जो है हम लोगों ने मानदेय जो है वो बढ़ा दिया। कई पॉलिसीज हम लोगों ने लाया। बिहार में इन्वेस्टर्स मीट होता है, उसमें 50,000 करोड़ का MOU साइन होता है, तो लोगों में तो थोड़ा डर तो है। आपको क्या पता बिहार में हो गया है कि नहीं हुआ है? आपको पता है बिहार में हो भी गया है कि नहीं हुआ है? क्या पता हो गया हो, तो इसकी चिंता आप ना करें। तो वही तेजस्वी यादव की करीबी माने जाने वाले आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने बड़ा स्टेटमेंट दिया। भाई वीरेंद्र ने कहा है कि लालू यादव के आशीर्वाद से ही नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने हैं। लालू यादव बड़े हैं और इसमें किसी प्रकार का कोई शक नहीं है। ये सवाल तो आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी से पूछना चाहिए, और उनका आशीर्वाद है तब ना मुख्यमंत्री हैं। नहीं, उनका आशीर्वाद है तभी ना मुख्यमंत्री हैं। इसलिए ऐसा मत कहिए। आपको बहुत सा एकदम आशीर्वाद, दोनों एक दूसरे से मिलकर ये सरकार चला रहे हैं। न लेफ्ट न राइट, मायावती ने किया है सरप्राइज। अपने जन्मदिन के मौके पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने इंडिया गठबंधन को एक बड़ा झटका दे दिया है। आज जब मायावती कॉन्फ्रेंस करने आई तो सबको ये अंदाजा था कि वो गठबंधन को लेकर के अपनी स्थिति जरूर स्पष्ट करेंगी। और जब मायावती ने इंडिया गठबंधन में उनके जाने को लेकर के अटकलों पर पूर्ण विराम लगाया तो इंडी गठबंधन को गहरा झटका लगा है। खासतौर पर उत्तर प्रदेश में, जहां बीजेपी को मत देने के लिए कांग्रेस, सपा, बीएसपी के साथ लड़ना चाहती थी। मायावती ने कहा कि गठबंधन के साथ चुनाव लड़ने पर साथ वाली पार्टी को ही फायदा होता है, इसलिए बीएसपी अकेले चुनाव लड़ेगी। इस दौरान उन्होंने अखिलेश यादव पर भी बड़ा हमला बोला और कहा कि रंग बदलने वालों से सावधान रहना होगा। अब सवाल है कि बीएसपी सुप्रीमो का यह ऐलान क्या टूट गए इंडी गठबंधन के अवरमान? ये एक बड़ी जो एक सवाल है वो बहुत बड़ा क्रिएट हो रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो निर्भरता थी वो मायावती के ऊपर जरूर थी। हमारी पार्टी देश में जल्दी ही घोषित होने वाले लोकसभा के ये आम चुनाव यहाँ गरीबों एवं उपेक्षित वर्गों में से विशेषकर दलितों, आदिवासियों, अति पिछड़े वर्गों, मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों के बलबूते पर ही पूरी तैयारी व दमदारी के साथ अकेले ही लड़ेगी। अपने इस अनुभव को भी खास ध्यान में रखकर हमारी पार्टी लोकसभा के ये आम चुनाव अकेले ही लड़ेगी। विपक्ष के इंडिया गठबंधन को लेकर जिस प्रकार से सपा मुखिया ने एक सोची समझी रणनीति के तहत
बीएसपी के लोगों को गुमराह करने के उद्देश्य से कुछ ही घंटों के अंदर बीएसपी प्रमुख के प्रति गिरगिट की तरह अपना रंग बदला है, तो उससे भी पार्टी के लोगों को जरूर सावधान रहना है। मायावती ने कांग्रेस की उम्मीदों पर पानी फेर दिया और स्पष्ट कर दिया कि वो चुनाव में अकेले ही उतरेंगी। इसके लिए मायावती ने दलील दी कि गठबंधन में बीएसपी को नुकसान हो जाता है। आखिर बीएसपी की इतनी डिमांड क्यों है, ये भी आपके लिए समझना जरूरी है। उत्तर प्रदेश के 2019 के चुनावी नतीजों को अगर आप देखें, जब बीएसपी और समाजवादी पार्टी एक साथ लड़ी तो उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में से बीजेपी को 62 सीटें मिली, बीएसपी को 10 और अखिलेश यादव की पार्टी को मात्र 5 सीटें मिली। साल 2019 में उत्तर प्रदेश में बीएसपी का वोट शेयर 19.4% था। हालांकि 2014 के नतीजों पर अगर नजर डालें तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी को 71 सीटें मिली थी, वहीं बीएसपी खाता भी नहीं खोल पाई। लेकिन बीएसपी का जो वोट शेयर था वो था 19.8%। 2014 में भी एसपी को 5 सीटें ही मिली थी। साल 1993 में पहली बार बीएसपी ने गठबंधन की राजनीति में कदम रखा और उस दौरान बसपा के नेता काशीराम हुआ करते थे और सपा के मुलायम सिंह यादव। साल 1993 में बीएसपी ने सपा से गठबंधन किया और नतीजा गठबंधन के पक्ष में रहा। 176 सीटों पर एसपी और बीएसपी ने जीत दर्ज की। इनमें से 67 सीटें बीएसपी को मिली और 109 सीटें मिल गई थी एसपी को यानी सपा को। और उसी तरीके से 1996 में बीएसपी ने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया, जिसमें बीएसपी को 66 सीटें मिली और कांग्रेस को 33। साल 2019 में एसपी और बीएसपी ने एक बार फिर साथ में चुनाव लड़ा। वहां चुनाव में बसपा को 10 सीटें मिली और गठबंधन टूट जाने पर सपा ने आरोप लगाया कि हमारा वोट बैंक बीएसपी को शिफ्ट हुआ, लेकिन उनके वोट हमें नहीं पड़े। सीटों के आंकड़े देखते जाए तो लगता भी यही है कि बीएसपी को ही फायदा हुआ। अब जब बीएसपी अकेले लड़ी तब तक क्या हुआ, इस पर भी नजर डालते हैं। साल 2022 में बीएसपी अकेले लड़ी, सिर्फ एक विधायक जीता। साल 2014 में कोई सीट नहीं मिली। साल 2007 में 206 सीटें मिली और साल 2002 में 100 सीटें बीएसपी को मिली थी। तो ये जो है समीकरण इस वक्त पल पल बदल रहे हैं। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर के हर एक पार्टी इस वक्त कमर कस रही है, लेकिन नतीजे क्या कहेंगे ये तो वक्त ही बताएगा।